जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आपके सीटेट एग्जाम को देखते हुए पेडागोजी सीरीज चल रही है, जिसमें आज पूरी हिंदी पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें शतक लगाएंगे और एक से एक क्वेश्चन गुजरेगा मात्र 10 सेकंड के अंदर। बहुत फास्ट, सुपर फास्ट, कंसंट्रेशन बना लेना। एक एक बहन, एक एक भाई का सिलेक्शन इसी वीडियो में छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हो जो क्या करेंगे। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 10 सेकंड मिलेंगे दोस्तों। और हमेशा पेडागोजी सेशन को याद रखिएगा, जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में बैठे हो और पेडागोजी कर रहे हो तो उसमें सकारात्मक चिंतन करिएगा, हमेशा सकारात्मक ऑप्शन लगाइएगा। देखिए, गतिविधियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या ये सबसे बढ़िया होना चाहिए? केवल पाठ, जब भी केवल लिख जाए तो समझ लो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि वो निगेटिव सेंस उत्पन्न करता है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये निगेटिव है। सरल भाषा हो तो दोस्तों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सबसे बढ़िया आंसर कौन सा है? ए के साथ जाएगा, क्योंकि अवसर जहां पर प्रदान किया जाता है बच्चों के लिए, जहां पर बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है, जहां पर बच्चे के लैंग्वेज को सराहा जाता है, वही सबसे बढ़िया आंसर होता है। ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण में डॉट डॉट का महत्वपूर्ण योगदान है। अब व्यक्तित्व निर्माण में अगर किसी भी बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो वहां पर कौन सा लैंग्वेज सबसे जबरदस्त साबित होगा? क्षेत्रीय भाषा साबित होगा, विदेशी भाषा साबित होगा, शास्त्रीय भाषा या फिर मातृभाषा? इस पूरे 100 क्वेश्चंस में देखें कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। अब ये हर बहन हर भाई की होड़ लगेगी कि आपका स्कोर क्या रहेगा। आंसर जाएगा डी के साथ। मदर लैंग्वेज, मदर टंग, मदर लैंग्वेज ही कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अहम रोल प्ले करेगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किस पर निर्भर करता है? तो हर शेर हर शेरनी के लिए है 4 ऑप्शन। क्या पहला ऑप्शन है संचार के माध्यम पर? यह करेगा। आकलन की औपचारिकता पर? क्या यह करेगा? समृद्ध भाषा परिवेश पर? क्या ये करेगा? और पाठ्य पुस्तक पर? तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं आसान भाषा में कि अगर बच्चे को एक इन्वायरमेंट मिल जाए, अगर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना चाहते हो तो वह समृद्ध भाषा परिवार में ही कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाएगा। हम राइट? और याद रखना है कि अगर समृद्ध भाषा परिवेश नहीं मिलता है तो बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। यह व्याकरण लिखा है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ज्ञान क्या मिलता है इससे? तो आप कहोगे कि सर ये तो राइट है, इससे मिलेगा। कौशल है दोस्तों, तो बिल्कुल व्याकरण शिक्षण में ये क्या है? राइट हो जाएगा। और अगर आपको सिखाया जाएगा तो आप ज्ञान का प्रयोग कर पाओगे, ज्ञान का उपयोग कर पाओगे, लेकिन इसमें मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही नहीं होगा दोस्तों, निगेटिव में पूछा है। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? दोस्तों ये हिंदी पेडागोजी का एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो। इसको यहां पर समझने के लिए आपको केवल याद करना है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि व्याख्या नहीं कर सकते। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि जो है वो डीजी मॉर्वेल ने दिया है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बीएस ब्लूम ने सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें हमने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, जहां से बीएस ब्लूम से आपके हिंदी पेडागोजी में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं उसको यहां पर कराया। डीयूबी से क्वेश्चन आएंगे, वो भी हम कराएंगे। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति कैसी है? अब आपके लिए कह रहा है कि भाई व्याकरण शिक्षण जो है उसकी प्रवृत्ति कैसी है? साहित्यिक होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, हिंदी व्याकरण साहित्य पर रिलेट करेगा, हिंदी व्याकरण व्यवहार पर रिलेट करेगा, इसलिए इनकी प्रवृत्ति दोनों प्रकार की होती है। आंसर जाएगा सी के साथ। बहुत तेजी से। और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कह रहा है कि वे कथन
जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयोग हो तो उन्हें अनौपचारिक, और जो आपसी व्यवहार में असामान्य रूप से प्रयोग हो उन्हें औपचारिक कहेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ट्रेंड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कितना अच्छा है, और क्वेश्चन नंबर 8 अगर गलत होता है तो एग्जाम में आप इसको सही कर पाओगे या नहीं। यदि आप पहली बार हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते। मैंने कहा कंठस्थ करना और सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। अब बात आती है ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी की। अब हमें देखना है कि बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या बच्चे नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब उदाहरण से नियम की तरफ जाया जाता है तो वह व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत जो पद्धति होती है वो सर्वाधिक उचित होती है। यह भी उचित है, लेकिन अपेक्षाकृत वर्ण आ गया है तो जब अधिक उचित की बात की जाए तो उदाहरण टू नियम की बात करेगा, एग्जाम्पल टू रूल की बात करेगा, जिसमें आगमन विधि लिप्त होती है। ऑप्शन जाएगा भैया बी के साथ। नेक्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपके लिए तो एकदम से सिंपल सा चिंदी सा प्रश्न है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता अगर विकसित करना है तो एक आप टीचर हैं या अध्यापिका आप हैं या शिक्षिका आप हैं या शिक्षक हैं आप, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर किसी भी बच्चे में भाषा प्रयोग जो है लैंग्वेज का अगर हम यूज कराना चाहते हैं, उसमें डेवलप करना चाहते हैं भाषा को, तो क्या आवश्यक है? उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी वक्ता के साथ कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी तरीके से कोई आदमी उनके साथ बॉडीगार्ड के रूप में रहे, ऐसा नहीं है। मुहावरे याद होने से भाषा प्रयोग नहीं हो सकता, कविताएं याद होने से केवल कविता केवल मुहावरा नहीं ले सकते। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन ए जाएगा। अगर वो आजाद है, स्वतंत्र है, तो समृद्ध भाषा परिवेश में वो अपनी लैंग्वेज को सीख सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? भाषा शिक्षण का मूल आधार दोस्तों क्या होता है? मौखिक भाषा है क्या? भाषा शिक्षण लिखित है या फिर दोनों होनी चाहिए, या साहित्यिक है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि भाषा शिक्षण जो होती है वो तो लिखित भी हो सकती है। लिखित का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज लिख कर देते हैं और अगर कोई भी चीज हम यहां पर बोल कर या मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा हम चीजों को प्रदर्शित करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान हम बोल कर करते हैं और लिख कर करते हैं, तो दोस्तों हम कह सकते हैं ऑप्शन जाएगा भैया सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के लिए है और आपके हित का क्वेश्चन है कि अगर एक आप लैंग्वेज शिक्षक हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप में क्या नहीं होना चाहिए? व्याकरण का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के अध्यापिका अध्यापक हैं, तो उसमें होना चाहिए क्या? सुंदर लेख आपका होना चाहिए क्या? विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान होना चाहिए? राजनीति का निपुण होना? तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये होना चाहिए, तभी आप एक शिक्षक हैं। जब बच्चे को पढ़ाएंगे व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर तो इसका भी ज्ञान होना चाहिए। भाई सुंदर लिखेंगे तभी तो कहीं ना कहीं सामने वाला समझ पाएगा, और अपने विषय का बढ़िया सा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। यही नहीं होना चाहिए, राजनीति में निपुण होना, क्योंकि शिक्षा और राजनीति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक टीचर राजनीति नहीं कर सकता, ये बच्चे आप सभी होशियार हो, जानते भी हैं। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कि कोई भी विषय, अगर कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा है बच्चे को, तो उसका निवारण आप एज अ टीचर कैसे करेंगे? आप एज अ टीचर कैसे करेंगे? चित्र दिखाकर, कोई भी बच्चा है तो उसको जिराफ नहीं उसने देखा है, कभी भी जिराफ नहीं देखा है, उसको ये नहीं पता है कि जिराफ कैसा होता है, कितनी टांगे होती हैं, कितनी पूंछ होती है ना, कितनी आंखें होती हैं, या क्या खाता है वो, कितना लंबा होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि उसको चित्र दिखाकर कहेंगे कि भैया ये जिराफ है, उसको प्रत्यक्ष दिखाकर, भाई सामने मॉडल दिखाकर, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई उसका निवारण आप सभी तरीकों से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट, आपके आईक्यू को चेक करेगा क्वेश्चन नंबर 13 और आपसे कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। प्राथमिक स्तर जो छोटे बच्चे हैं
उनमें कविता शिक्षण में कौन सा ऑप्शन सटीक नहीं बैठेगा? जरा ध्यान दीजिएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जरा कमेंट कीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, तो याद रखिएगा कि यहां पर ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर जाएगा भाई सी के साथ, जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। अंतरराष्ट्रीय वादे नहीं लेने हैं, वाद का मतलब समझते हो कि जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल थीम की बात कर रहा है। बच्चे छोटे हैं यार, जिसे छात्र सरलता से समझ सके वो तो होना चाहिए। हमसे पूछा कौन सा उपयोगी नहीं होगा? जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने में, क्रिएटिव माइंड को एकदम से सुचारू रूप से देखने के लिए, ये भी होना चाहिए। हास्य, वीरता, देशभक्ति, ये होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल की चीजें छोटे बच्चे नहीं भाई जान पाएंगे, बड़े जैसे जैसे बड़े होंगे एज के हिसाब से वो उन चीजों को देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 14 नंबर क्या कह रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है वीरों? जरा कमेंट कीजिएगा कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या पढ़ना। यहां पर हम कह सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बड़ा सिंपल सी ट्रिक है कि आपको सबसे लास्ट में लिखना आना चाहिए। सबसे लास्ट में ही आप लिखोगे ना, कोई बात बोली गई है तो उसको लिखोगे तो काम खत्म हो जाएगा। और लिखना सभी में अमूमन तौर पर है, लिखना सभी में अमूमन तौर पर है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें करें क्या? सबसे पहले दोस्तों श्रवण वाला हमेशा याद रखना है कि कोई भी चीज आप जब तक सुनोगे नहीं तब तक कैसे लिखोगे, तो सुनना सबसे पहले आएगा। और सुनना दोस्तों हमारा इसमें है और इसमें है, तो ये वाला कटा, ये वाला कटा, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब सुनना के बाद हमेशा याद रखो दोस्तों, सुनना के बाद हमेशा बोलना आएगा और फिर पढ़ना आएगा, और पढ़कर चीजों को लिखोगे। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा? इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी हमारा लॉक हो जाएगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन अभी आगे कराऊंगा 25-30 क्वेश्चन के बाद, ध्यान से देखना। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? आप एक अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 90% बच्चे मात खाने वाले हैं, गलत करने वाले हो आप लोग। मुझे नहीं पता किस तरीके से आप गलत करोगे, लेकिन कोशिश है कि आप सही कर लोगे। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्य समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, या किसी विषय पर अपने विचार को प्रकट करना। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो हम कह सकते हैं कि साहित्य समारोह की बात अगर करी जाए तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के भाषा आकलन में कुछ नहीं है, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम, जो नहीं होना चाहिए, सबसे कम आपसे पूछ रहा है, सबसे कम दोस्तों। तो सबसे कम हम कह सकते हैं कि साहित्य समारोह का आयोजन हम करेंगे, तो इससे भाषा आकलन का क्या मतलब है यार? भाई लिखित परीक्षाओं का आयोजन कराओगे तो एक बार भाषा आकलन में सहूलियत मिल सकती है, लेकिन साहित्य समारोह में हमें रसगुल्ले थोड़ी ना खाना है। वहां पर एक टीचर का रोल क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा यार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर। 16 देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी, अगर किसी बच्चे में वर्तनी ज्यादा गलत हो रही है, वो लिख नहीं पा रहा सही तरीके से, बार बार मात्राओं की गलती कर रहा है, बार बार उन चीजों को देख नहीं पा रहा है और उससे मिस्टेक हो जा रही ना जाने अनजाने में। अब देखिएगा यहां पर निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास कराकर, त्रुटियों के प्रकार गिनाकर गलत, वर्तनी की कुछ बातें बताकर गलत, त्रुटियों की उपेक्षा करना गलत। सबसे बड़ा आंसर, सबसे सही आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डॉट डॉट के माध्यम से विकसित होती है। तो इस बीच डॉट डॉट में क्या होगा? इस बीच में डॉट डॉट में क्या होगा? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। हर बहन हर भाई के माता पिता को मेरा जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा वो अंतः क्रिया के साथ, क्योंकि जब भी पियाजे कहते हैं ना, जब भी पियाजे कहते हैं कि अगर भाषा सीखनी है तो अंतः क्रिया करना होगा, भाषा सीखनी है तो अंतः क्रिया करना होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए के साथ। और क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए। 18 आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए दोस्तों। और आपसे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है तो किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? तो मैं ये कहूंगा कि बाल साहित्य की अगर आप चीजों को देखते हैं, ऑप्शन यहां पर लेते हैं, तो बाल साहित्य से बढ़िया आंसर हो ही नहीं सकता, है ना? चलें आगे, बताओ बाल साहित्य और वो भी प्राथमिक स्तर, इससे बढ़िया क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, हम अदृश्य नहीं है। आगमन विधि निम्नलिखित में किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? दोस्तों आप सभी के लिए वीरता वाला क्वेश्चन है, बहुत चिंदी वाला क्वेश्चन बन चुका है। हर पेडागोजी में क्वेश्चन मिलेगा आपको। वीडियो को देखो, लाइक वाइक नहीं किया, गलत बात है। आगमन विधि निम्नलिखित में शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो एग्जाम्पल टू रूल चलता है, और एग्जाम्पल टू रूल का मतलब है, एग्जाम्पल का मतलब है उदाहरण, और रूल का मतलब है नियम, मतलब उदाहरण से नियम की ओर चलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इसका आंसर मतलब है कि ए के साथ चला जाएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 20 कह रहा है कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बच्चे की अगर बात करें, आप अपने ऊपर ले लो, अगर आप कहानी पढ़ते हो तो सबसे कौन सी ऐसी गतिविधि है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? एग्जाम्पल आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, जवाब चाहिए आपसे। देखिए, कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी को अपने शब्दों में कहना, तो ये तो एक क्रिएटिव माइंड की एक निशानी है, तो ये तो भैया राइट है, ये तो नहीं होगा, ये तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। कहानी को दोहराना, कहानी का अंत परिवर्तित करना, मतलब उसको थोड़ा सा और जोड़ना, तो ये भी राइट हो जाएगा, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे कम बताना है, कहानी को आगे बढ़ाना, मतलब हमने कहानी थोड़ी छोड़ी और इसके आगे कह दिया अरे सोहन, या आपसे मैंने कह दिया या किसी बहन से कह दिया अरे इस कहानी को थोड़ा सा अब अपने शब्दों में बढ़ाओ, तो ये भी ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब सबसे कम जो है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर कहानी जैसी मैंने बोली और तुरंत कहा कि भाई आप इसे दोहरा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे में व्यक्तित्व निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये अभी बताया मैंने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो मातृभाषा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगला क्वेश्चन, पहली और दूसरी कक्षा में शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। जवाब चाहिए हर शेर हर शेरनी से, हर बहन हर भाई से। लॉक कीजिए। पहली और दूसरी कक्षा में कौन सा शिक्षण का, कला शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। 90% इस क्वेश्चन को भी गलत करने की कोशिश करेंगे आप, और ध्यान से करिएगा। बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी में 99% बच्चे गलत करते हैं, और मेरा ये बहुत ज्यादा अनुभव है पिछले कई पेपरों में जो बच्चों का रिजल्ट रहा है। 22 नंबर का एक्चुअल में आंसर जाएगा बी के साथ। अब बच्चे ये कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता? बच्चे कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया ये बताओ कि बच्चा कौन सी क्लास का है, हमें तो लेवल भी तो देखना है। हमारा जो लेवल है वो कक्षा 1 और कक्षा 2 का है, और कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चा तो आनंद से ही पढ़ेगा। बच्चा कैसे परिपक्वता एकदम से वो कैसे ग्रेजुएट हो सकता है? परिपक्व का मतलब समझते हो ना? परिपक्व का मतलब होता है कि जब बच्चा पूरी तरीके से पता कर ले कि क्या सही क्या गलत है, और वो परिपक्व हो चुका, वो अपने फैसले लेने लगता है। तो 1-2 वाला बच्चा कैसे यार फैसले लेगा? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आनंद में तो बच्चे पढ़ेंगे, कक्षा 1 कक्षा 2 में आनंद तो जरूरी है, उसको आप लोगों ने आंसर मार दिया। देखो और लिखो, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, तो ये देखो और लिखो वाली शिक्षण विधि है ना, ये याद कर लीजिएगा। ये आपकी किसमें है? ये है आपकी निबंध रचना में है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, कैसे याद करोगे? पहले देखो और फिर लिखो। निबंध लिखकर ही बहुत बड़ा तैयार किया जाता है, ये ट्रिक हमेशा याद रख लो। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ। अगला क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में खेल विधि कौन सी नहीं है? खेल विधि कौन सी नहीं है? बहुत सुंदर सा है, अगर आपको नहीं आता है तब भी आप मार सकते हो। देखो खेल विधि दोस्तों किंडरगार्टन विधि है। आप कहते हो मिस्टर फ्रॉवेल है, इसके मिस्टर फ्रॉवेल है। और अगर आप ये कहते हो कि मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी है। अगर आगमन विधि निगमन विधि आपने देखा होगा, भैया सिंपल सी बात है, डाल्टन विधि, डाल्टन पार्कहर्स्ट की बात करते हैं। लेकिन ये तो सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
ये आगमन विधि एक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। आगमन और निगमन ये बताता है कि बच्चे को क्लासरूम में किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये आंसर हमारा खेल विधि से नहीं होगा, आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल का विकास करना है। अब एक आप एज अ टीचर हैं और एक टीचर होने के नाते आप किस तरीके से मौखिक विकास, मौखिक कौशल कि बच्चा अपने विचारों को मुंह से बोले, कैसे करेंगे, कैसे सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। अच्छा, यहां पर पूछा है कम महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे कम, मतलब सबसे कम आपको देखना है कि कौन सा होगा। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, आप टीचर हैं तो धैर्य से सुनेंगे। बच्चों के उत्तर पूछना, यानी प्रश्नों के उत्तर पूछना बच्चों से, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ये तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा हो जाएगा। किसी विषय पर चर्चा करना, ये भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सबसे कम की बात करें तो प्रश्नों के अगर उत्तर ही पूछ लो तो ये सबसे कम हो जाएगा। मौखिक कौशल में सबसे कम जो होगा वो प्रश्नों के उत्तर पूछ लो। धैर्य से सुनना, उनकी बात को सुनेंगे तो ये मौखिक कौशल एक ज्यादा टाइम लेगा। कहने का पूरा मौका देंगे, टाइम ज्यादा लेगा। चर्चा करेंगे, टाइम ज्यादा लेगा। लेकिन अगर उत्तर करेंगे तो तुरंत बोला कि भाई भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोले गंगा, बैठ जाओ। तो ये कहीं ना कहीं सबसे कम होगा। अगला 26 नंबर, भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, ये तो ज्यादा है, ये तो सही होगा। हमसे पूछा नहीं। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, निरपेक्ष होता तो एक बार हो लेता, तो ये भी सही है। प्रारंभिक भाषा विकास की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। लेकिन ये निरपेक्ष जो है ना, निगेटिव के साथ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। थोड़ा तेज गति से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। कितना सुंदर सा प्रश्न है, गलत करते हैं बच्चे, इसलिए लिया है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। चित्रों में अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, अक्षर जोड़कर पढ़ना, या पढ़ने में प्रभाव। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि जो पढ़ने में प्रभाव है, पढ़ने में प्रभाव और अक्षर जोड़कर, ये कहीं ना कहीं गलत करेगा। तो इसमें जो पढ़ने में प्रभाव है ना, ये प्राथमिक स्तर में कोई जरूरी नहीं है। अरे बच्चा गलत करेगा, अटक अटक कर पढ़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, दूसरी क्लास से तीसरी में, चौथे में, पांचवें में जाएगा तो प्रभाव तो हासिल कर ही लेगा, फ्लुएंसी तो आ ही जाएगी दोस्तों। तो इसलिए सबसे जो कम है ना, वो पढ़ने में प्रभाव कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस ले जाता है। भाई जोड़कर पढ़ेगा तभी तो प्रभाव आएगा, समझकर पढ़ेगा तभी तो प्रभाव आएगा, अनुमान लगाकर पढ़ेगा तभी तो प्रभाव आएगा। तो एक न एक दिन प्रभाव तो आना ही आना है, तो ये सबसे कम है। अगला, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, एक बार हमें ये भी बता दे दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। पढ़ाने में जो एक वो होना चाहिए ना, वो पूरी तरीके से आपके अंदर है, और पढ़ने में आप एकदम से शिद्दत के साथ पढ़ते हो, ये बहुत अच्छी बात है। भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा उचित दोस्तों है। सभी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, नहीं है निगेटिव। और भाषाई कौशल की अगर मैं बात करूं तो एक साथ सीखे जाते हैं और क्रम से नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही जाएगा, क्योंकि एक साथ तो सीखे जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इनका एक क्रम हो, कोई निश्चित नहीं कि भाई क्रम में चलना है, कि ये क्रम है और इसको ऐसे सीखना पड़ेगा, नहीं, ये तो परिवेश में होती है, किसी का कम होता है तो किसी का ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, 30 देखिएगा। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे सर्वोपरि मानेंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी का जबरदस्त क्वेश्चन है पेडागोजी का, कि अगर आप एक प्राथमिक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो वहां पर आप सतत और व्यापक आकलन करना चाहते हैं, तो आप सर्वोपरि ऑप्शन कौन सा चुनेंगे। सर्वोपरि जो ऑप्शन है वो कौन सा चुनेंगे। बहुत बढ़िया, लिखित प्रश्न पत्र चुनेंगे, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता, या कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप ये कह सकते हो कि सर्वोपरि जो है ना, जो सर्वोपरि है वो सबसे बड़ा आंसर और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता हो जाएगा सबसे बढ़िया आंसर, सबसे लॉजिक वाला आंसर, क्योंकि यही सबसे आकलन करने का व्यापक और सतत व्यापक आकलन करने का सबसे बढ़िया क्या है, फंडा है एक शिक्षक के पास। नेक्स्ट,
प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी जो लेवल है उसमें अधिकांशतः बच्चे डॉट डॉट कविताएं, कैसी कविताएं पसंद करते हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन। जो छोटे बच्चे आप कल को पढ़ाओगे जाके उनको, वो कैसी कविताएं पसंद करते हैं ये आपसे पूछ रहा है। भाई कैसी कविताएं पसंद करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। छोटी कविताएं, वीर रस से भरी कविताएं, नैतिक मूल्यों के ओतप्रोत कविताएं, लयपूर्ण कविताएं। अब देखना होगा आपका माइंड, अब आपका माइंड देखना होगा मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी छोटे थे इसलिए देखना होगा। आप भी छोटे थे दोस्तों, इसलिए देखना होगा मुझे। चलिए बताइए। अब देखो जो बच्चे यहां पर 31 का सी, क्या बात है, 31 का सी मारोगे यार, मतलब यार कुछ भी यार। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं ना, वो लयपूर्ण कविताएं स्टार्ट, हमेशा याद रखिएगा, लयपूर्ण कविताएं, छोटी कविताएं नहीं, नैतिक मूल्यों के ओतप्रोत कविताएं नहीं। नैतिक मूल्य का मतलब समझते हो? नैतिक मूल्य का मतलब वो बच्चा पढ़ना चाहेगा जिसको पता होता है समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको ये नैतिक मूल्य पता होते हैं। लेकिन एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का बच्चा नैतिक मूल्य क्या जाने? आप ये बताओ, आप टीचर हो यार, समझो इस चीज को। नैतिक मूल्य उसको नहीं पता है कि हमारे प्रधानी के चुनाव कितने गांव लगते हैं, हमारे जो नगर पंचायत का चुनाव होता है, मेयर बनता है, उसमें क्या वोटिंग पद्धति है उसको पता होगा। बताओ वो खड़ा होता है क्या? नहीं यार, नैतिक मूल्य नहीं, ओतप्रोत कविताएं नहीं, वो तो एक बड़े क्लासरूम के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर जाएगा डी के साथ, जिसमें लय हो, बढ़िया आनंद आ रहा है, वही प्राथमिक स्तर की बात करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए बच्चे हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिना पेड कोर्सेज के हिसाब से सारी चीजें, सारा सिलेक्शन यहां से निकलेगा, बस थोड़ा सा बढ़िया तरीके से मजे लेते रहो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाँ मेरा ठीक है, मेरा नाम ले लो। भाई नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ? भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है? आप लोग खेल खेले होंगे और खेल देखा है। अब देखो यहां पर देखिए, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है और भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन जाएगा ए के साथ, खेल जो है, क्योंकि क्वेश्चन है भाषा से, और क्वेश्चन है भाषा से तो आंसर भी भाषा से होना चाहिए, आंसर भी भाषा से होना चाहिए। खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अब मैं देख रहा हूं मैं इसमें ये देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं। अरे भाई शारीरिक विकास ही नहीं होता है खेल से, बिना खेलते हुए भी शारीरिक विकास पड़े पड़े बेड पे हो जाएगा तुम्हारा, लेकिन समाज का जो विकास है वो खेल के मैदान में होगा। तुम्हारे मानसिक विकास की बात करेंगे वो भी खेल के मैदान में होगा। तुम्हारा भाषाई विकास है वो भी खेल के मैदान में होगा, क्योंकि 4 तुम्हारे चिंदी बिंदी आएंगे उसमें, है ना, तुम्हारे दोस्त आएंगे, और तुम्हारा शारीरिक विकास तो हो ही रहा है। इसलिए क्वेश्चन जहां से पूछे हमें वहीं से आंसर देना है। अगला क्वेश्चन समझो यार, छोटी छोटी चीजों को गलत कर रहे हो यार, छोटी छोटी चीजों को गलत करोगे तो गलत बात है। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से डॉट डॉट अक्षर बोध की विधि नहीं है। अक्षर बोध की विधि नहीं है। अब इसको कौन नहीं लगा सकता, लेकिन आप लोग गलत करोगे क्योंकि आपको मजा ही आता है, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप। प्रत्यक्ष विधि, देखो वाक्य विधि या अक्षर से ही वाक्य बनेगा, अक्षर से शब्द, अक्षर से कहीं ना कहीं वर्णों का संबंध है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि का संबंध नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर देखो, 34 क्या कह रहा है 34 क्या कह रहा है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, स्वागत है, लव यू ऑल। कह रहा है भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का उद्देश्य, तुमको जो भारी भरकम गृह कार्य दिया जाता है कि बेटा कल लगन ना करके आए, तो कहीं ना कहीं तोड़ेंगे, मुर्गा बनाएंगे, नहीं तो एक पैर पे खड़ा करेंगे, है ना। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जो होमवर्क होता है, गृह कार्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? होमवर्क होता है। इसमें कौन सा उद्देश्य होता है? तो ये जाएगा अभिभावकों को प्रसन्न करना। ये नहीं होगा, अभिभावक प्रसन्न हो जाएगा, अरे लौंडे को। आजकल तो यही है कि अभिभावक जो गृहिणियां हैं, जिनकी माताएं हैं, कि काम नहीं दिया जाता, सर जी तुम काम ही नहीं देते हो, क्या बताएं, तुम पता नहीं क्या पढ़ाते हो, हमारा आता है लौंडा जो हमको परेशान नाक में दम करके रखा है। तो मतलब क्या है कि उसको काम दे दो एकदम से मौज में, अपना जो है आराम से लड़का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभिभावकों को प्रसन्न करना ये तो खैर नहीं लेना है, लेकिन आजकल में ये बिल्कुल सही बात है।
बच्चों को गृह कार्य में व्यस्त रखना गलत बात है, कापियां भरवाना गलत बात है, सीखने को विस्तार देना यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 35 नंबर का आंसर ये रहा। दी गई सहायक सामग्री में से शेष भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। शेष भिन्न सहायक सामग्री चुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। चलो भाई सीरियल देखें, ठीक बात। क्वेश्चन कह रहा है गुरु कि दी गई सहायक सामग्री से में से कौन सी शेष सामग्री भिन्न है। समाचार पत्र बिल्कुल सही है, बाल साहित्य पत्रिकाएं सही है, लेकिन ये टेलीविजन जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गई बीच में, यही गड़बड़ हो जाएगी। 35 का सी कौन दे रहा है? बाल साहित्य, क्या बात है, एकदम से मजा आ गया। 35 का सी जो है ना, इतने प्राणी दे रहे हैं, स्वर्गलोक की यात्रा में है। ऐसा हमको लग रहा है कि हम स्वर्गलोक की यात्रा में हैं। अब याद रखो यार, इतना कम से कम लगा लेते कि ये कम से कम ये पत्रिकाओं का एक वर्णन है, ये तो एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ये सारी पत्रिकाओं से संबंधित है। और ये टेलीविजन है दोस्तों, टेलीविजन का क्या मतलब है क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36 नंबर। 36 क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर, अब की बार क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर वाले बच्चों के लिए। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष बल देने का आशय है। कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखो, भाषा के कार्य सूची बनाना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्य को बढ़ावा देना, या हम कह सकते हैं कि भाषा प्रयोग पर बल देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भाषा प्रयोग पर बल देना। बल देने की बात जब करी जाए तो वहां पर आपको बल देने की बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चन जैसा वैसा पेडागोजी आंसर मारता है, हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 37 तो आप एकदम से तुरंत बता दोगे, क्योंकि अगर आपको पोर्टफोलियो का मतलब पता होगा तो तुरंत आप आंसर दे दोगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये मैं वादे के साथ बात करता हूं कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में क्या बताता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? अरे पोर्टफोलियो एक फाइल टाइप की होती है, और वो फाइल टाइप की हर बच्चे की होती है, और उसमें क्या होता है कि उसका जो लेखा जोखा होता है, उसकी जो प्रगति होती है, प्रगति रिपोर्ट कहा जाता है उसे, कि उसने अपने लाइफ में, उसने अपने इस साल में, इस महीने में कितनी योग्यता को हासिल किया है, वही होता है। उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, यह बताता है ये पोर्टफोलियो, ये फाइल। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, वे क्या जानते हैं, उनकी प्रगति में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो उनकी प्रगति किस प्रकार से हो रही है, तो उसका लेखा जोखा दोस्तों ये पोर्टफोलियो कहलाता है। किसका? एक चाइल्ड का, एक बच्चे का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए पोर्टफोलियो हर बच्चे का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए शिक्षा बनाती है। सीखने के लिए शिक्षा बनाती है, ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो रहा है इसमें। कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो बच्चों को सीखने के लिए अच्छा बनाती है? कुछ ऐसा हो सकता है, संवाद, निर्देश, व्याख्यान या पुरस्कार। अब देखो, अगर किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करी जाए तो उसमें क्या होगा? संवाद होगा। निर्देश, व्याख्यान, पुरस्कार तो ऑलरेडी निगेटिव हो ही चुके हैं, और अगर ये निगेटिव हो चुके हैं तो संवाद का मतलब होता है कि चर्चा करना, और चर्चा करने का मतलब होता है वाद विवाद प्रतियोगिता करना, और जब आपस में चर्चा होगी तो हम ये कहेंगे कि गतिविधि का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन आएगा ए के साथ। 39 नंबर देखिएगा कि बहुभाषिकता भाषा के कक्षा में। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि बच्चे की सभी भाषाओं को यहां पर समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। बहुभाषिकता का मतलब हिंदी भी है, उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, थोड़ी थोड़ी हर चीज की बात करें तो बहुभाषिकता भाषा की कक्षा में क्या होता है? अनिवार्य प्रकृति है, क्योंकि ये बाधा है, निगेटिव है, कार्यभार बढ़ाएगा, निगेटिव है, जटिलता एक निगेटिव है। तो क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों दो माइंड यूज करने हैं, दो माइंड है तो एक ही माइंड। हमेशा तरीका क्या है दोनों, कि क्वेश्चन को हटाने की कोशिश करिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, और जो आपका पॉजिटिव है वही आंसर लगा दीजिए। 40 नंबर देखिए ध्यान से। 40 क्या कह रहा है गुरु? कह रहा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से हैं? क्रिया के द्वारा सीखने का सिद्धांत। अगर कोई बच्चा क्रिया करेगा तो क्या सीखेगा? अगर कोई बच्चा जीवन से जोड़ेगा तो क्या कोई चीजें क्रिया करके सीखी जा सकती हैं? कोई बच्चा अगर प्रेरणा स्रोत से चीजों को सीखता है, आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो क्या सीखेगा? तो मैं ये कह सकता हूं ये सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। नेक्स्ट
क्वेश्चन 41 आपके माइंड को चेक करेगा। अक्सर कर आपकी दिनचर्या में ये होता होगा, दिन भर में ये कई बार होता होगा ऐसा। अब देखो क्या होता है, इसका आंसर क्या है ये आप ही बताएंगे। आपसे कह रहा है कि सीखी हुई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। आपने कोई चीज सीखी है कुछ दिन पहले और दिमाग में बैठा ली है, 1 महीना बाद आप उस चीज को पुनः स्मरण करते हो लेकिन आप उस चीज में असफल हो जाते हो। मतलब कोई चीज आपने पहले सीखी थी, अब आप उस चीज को ध्यान कर रहे हो 1 महीना बाद, तो वो अब आपके दिमाग में नहीं आ रही। बहुत प्रेशर दे रहे हो माइंड में कि हमने ये चीज कहाँ रखी थी। हमारे दिमाग में, हमारे घरों में ऐसा अक्सर कर होता है कि अरे हमने ये चीज यहाँ रखी थी, वहां रखी थी, समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, दिमाग नहीं, अभी थोड़ी देर उस पर जोर डालते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये दोस्तों होता है विस्मरण होता है। विस्मरण होता है। विस्मरण का मतलब होता है भूल जाना। जो स्मरण होता है वो याद होना, और विस्मरण होता है जो विस्मय हो जाना, भूल जाना। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन किया जाता है। किस शिक्षण सूत्र का दोस्तों पालन किया जाता है। हर वीर हर वीरांगना के लिए क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। अच्छा, आज कुछ शिफ्ट वालों का पेपर कैंसिल हुआ है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, ये होता है, पहली बार करवा रहे हैं। बोर हो गए, माइंड कहीं और लगाओगे तो बोर तो हो गए, ये पक्की बात है ना। कुछ और पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट हर बच्चे को नहीं अच्छा लगता है। नियम से उदाहरण कौन बता रहा है यार, बहुत गलत बात है ये। मतलब मैं ये कह सकता हूं आगमन विधि की बात कर रहा है, आगमन विधि की बात कर रहा है, ये बहुत गलत बात है। 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हम ये कह सकते हैं क्या, बताइए। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ चलता है। मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं और फिर मैं सही लगा देता हूं इसमें। उदाहरण से नियम की तरफ, एग्जाम्पल टू नियम। फिर स्थूल से क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, पहला आंसर मेरे हिसाब से सही हो जाएगा अगर और आंसर नहीं सही हुए। ठीक है, ये हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की तरफ। अच्छा, सूत्र का पालन नहीं होता है, निगेटिव पूछा है। चलिए मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यह चलता है, ठीक बात है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, सही है। जिसने दिया था नियम से उदाहरण की तरफ वो सही होगा, मैंने क्वेश्चन में नहीं देखा। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, लागू किस पर होती हैं, आगमन विधि पर। अब इसमें आगमन विधि में किस सूत्र का पालन नहीं किया गया है। तो देखिए, ज्ञात से अज्ञात है, स्थूल से सूक्ष्म है, विशिष्ट से सामान्य है, ठीक है। नियम से उदाहरण की तरफ दोस्तों क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सारी चीजें हो गई, अच्छा भी रहा नहीं पढ़ा, और जिससे सारी चीजें क्या हो गई, क्लियर भी हो गई। एक बार स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है और दे देगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ बताइए कौन सी विधि है, तो ऑप्शन फिलहाल आगमन जाएगा। 43 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, 43 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा, जवाब दीजिएगा। देखिए, कहानी कथन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। कहानी कथन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता करना है तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, कल्पना शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कल्पना शक्ति, क्योंकि एक कहानी की बात करी जा रही है। और अगर कोई भी स्टोरी है दोस्तों, तो वो एक कवि होता है, एक लेखक होता है, वो कल्पना शक्ति को उजागर करता है। वो नदी के नीचे, पहाड़ के नीचे, झरने के नीचे कहीं ना कहीं वो सोचता है और उसके बारे में प्रत्यक्ष बनाकर अप्रत्यक्ष चीजों को प्रत्यक्ष प्रमाण में समाहित कर देता है। और ये कल्पना शक्ति का ही एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। शिक्षक पहले उच्चारण करवाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों को उच्चारण करते हैं। तो बताइएगा कि कौन सी विधि है। अगर कोई टीचर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शिक्षक है वो अपने क्लासरूम में चीजों को बोल रहा है और ये कह रहा है कि मैं दोहराऊं, तुम भी दोहराओ। कल को आप, कोई बहन, कोई आपका, यानी आप भाई बनते हैं अध्यापक और आप कहते हैं भाई किताब खोलकर भाई ये जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आप बोलो, जिससे चीजें याद हो जाए, तो उस विधि को कहा जाता है अनुकरण विधि। ये अनुकरण विधि क्या होती है, इसको एक सिंपल भाषा में कहा जाए नकल करना। ये नकल करना होता है दोस्तों। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। जैसा
दूसरा करे वैसा ही आप कर लो तो यह अनुकरण विधि हो जाएगी। शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार कौन से होंगे? शैली और उद्देश्य की दृष्टि से कहानी के प्रकार दोस्तों धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कहानियां, बिल्कुल सही बात है। चरित्र प्रधान और समस्यात्मक कहानियां, सही बात है। घटना प्रधान, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं, स्टोरी होती हैं जिसमें घटना कोई हो जाती है और उसका एक बढ़िया सा रिजल्ट होता है बाद में, तो इसलिए ऑप्शन आएगा भाई डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत बार रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों को अध्ययन में अभ्यास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों को अध्ययन में अभ्यास, एक्सरसाइज जो अपन देते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक टीचर को, एक टीचर आप हैं, उसमें आवश्यकता क्या होगी? बच्चों को डांटने की आवश्यकता पड़ेगी, बच्चों को नियंत्रित करने में आवश्यकता पड़ेगी कि भाई डंडे के बल पर हम उसको नियंत्रित कर दें। अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में, तो मैं ये तुलना करने की बात करूंगा, ये नियंत्रण करने की बात करूंगा, डंडे से डांटने की बात करूंगा, ये निगेटिव है। आवश्यकता तो बच्चों को प्रेरित करने की पड़ेगी ना, ऑप्शन आएगा डी के साथ। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 47 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है क्योंकि ये 3 बार क्वेश्चन परमानेंट रिपीट हो रहा है, एक साल छोड़ छोड़ के रिपीट होता है। कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन का गुस्सा इजहार करता है, यानी छोटी बहन पर ऐसा होना चाहिए कि भाई जो देखा होगा अक्सर कर कि गलती से चोट लग रहा है और बगल में कोई खड़ा हो, छोटा हो, तो आपके घर का ही हो, बगल दूसरे घर का ना हो, तो छोटा बच्चा हो अगर खड़ा हो और उसने कुछ गलत कर दिया उस समय, तो उसके बैठ जाएगा कंटाप पे। या एक शिक्षक का दिमाग बहुत खराब है, सुबह से पत्नी से झगड़ के आया है और क्लासरूम में अगर किसी बच्चे ने उठपटांग चीज कर दी या गलत हो गया कि सर जी हम जा रहे हैं टॉयलेट, फिर सर जी हमको ये लगा, हमको वो लगा, वो धुन देगा पकड़ के, क्योंकि उसका माइंड खराब है पहले से। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं दूसरे पर इस चीज का अगर होता है तो ये विस्थापन कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा भैया किसके साथ? ए के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? जैसे हिंदी आपको आती है, आपको सीखनी है उर्दू लैंग्वेज, आपको सीखना है अंग्रेजी लैंग्वेज, तो आप किस तरीके से उसको कम में देखेंगे? अभिभावक के प्रति प्रोत्साहन, शिक्षक का रवैया, अभिवृत्ति या भाषा की परीक्षा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 48 में सबसे कम पूछा है, इसलिए अभिभावक की कोई बात ही नहीं है, प्रोत्साहन के लिए अभिभावक की कोई बात नहीं है। शिक्षक का रवैया, अभिवृत्ति, भाषा की परीक्षा, ये शिक्षक और टीचर के मध्य की चीजें हैं, ठीक है ना? ये टीचर और शिक्षक के मध्य की चीजें हैं। सबसे कम आएगा क्या? अभिभावक के प्रति प्रोत्साहन। अभिभावक के प्रति क्या एक टीचर अभिभावक को प्रोत्साहित करेगा? नहीं। यहां पर यह हो सकता था कि अभिभावक के प्रति बच्चों का, तो वहां पर एक बार हम ले सकते थे, अभिभावक को नहीं कुछ करना है, बच्चे को हमें देखना है। अगला, भाषा के आकलन में निम्नलिखित में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए? लिखित पर दिया जाना चाहिए, मौखिक पर दिया जाना चाहिए, विभिन्न संदर्भों में भाषा की कुशलता जो होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं दोस्तों व्याकरण पर दिया जाना चाहिए? तो हम ये कहेंगे बड़ा आंसर, सटीक आंसर, पॉजिटिव आंसर, विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की जो कुशलता है वो सबसे बेस्ट है। 50 नंबर, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? जैसे कोई बच्चा है वो क्रम से सीखता है और किस तरीके से भाषा को सीखा जा सकता है, जरा हमें कमेंट करके बताइएगा 50 नंबर का आंसर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लिखना हमेशा बाद में रहेगा, चीजों को आप राइट करोगे वो बाद में, और पहले सबसे पहले आप उन चीजों को सुनोगे, तो श्रवण पहले करोगे और बाद में लिखोगे, ठीक है ना? लिखोगे क्या है? बाद में, पहले सुनोगे फिर लिखोगे। तो सबसे पहले आएगा सुनोगे और बाद में आएगा लिखोगे। तो अब ये बताओ कौन सा होगा? लिखना इसी में है तो यही वाला आंसर हो जाएगा, और सुनना भी यहीं पर है तो यही आंसर हो जाएगा। सुनोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, फिर लिखोगे, है ना? इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। और ये वाला हमेशा मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए इसको तो भैया रटी लेना है। सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो, सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो। दोस्तों अगला क्वेश्चन, वाचन परीक्षण तभी प्रभावशाली होता है जब हम विभिन्न प्रकार की सामग्री को संबंधित डॉट डॉट से जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, जवाब आपसे चाहिए। आप कहां ले जाते हो इस क्वेश्चन को मुझे नहीं पता। वाचन परीक्षण तभी प्रभावशाली होता है जब हम विभिन्न प्रकार की सामग्री को संबंधित डॉट डॉट से जोड़ते हैं। अब हम किससे जोड़ते हैं तो आपको मैं बता दूं, हम जोड़ते हैं संदर्भ रहित से। हम उसी परिवेश से जोड़ेंगे, हम उसी संदर्भ में जोड़ेंगे जहां पर चीजें बच्चा सीख रहा है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए? रोल प्ले, हम जो अहम रोल प्ले करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में, इसी तरीके से एक प्राथमिक, एक प्राइमरी क्लास में हम किस तरीके से रोल प्ले का उद्देश्य सही मानेंगे। तो रोल प्ले का उद्देश्य दोस्तों हमें पॉजिटिव वाला क्वेश्चन करना है, अनुशासित करना एक निगेटिव है, अभिनय सिखाना ये भी पॉजिटिव है, शिक्षण में अगर इसका प्रयोग ये भी पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव है। तो मैंने आपसे कहा अगर 3 से ज्यादा पॉजिटिव है तो उसमें 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं, एक प्रोत्साहन करना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, और एक अगर आप बच्चों को करके सीख रहे हो या अवसर दे रहे हो तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए ऑप्शन आएगा ए के साथ। नेक्स्ट, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? ये थोड़ा सा आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है समीक्षा विधि हो जाता है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये फालतू में टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 54 नंबर थोड़ा सा व्याकरण से ले लेते हैं कि संक्षेप का विपरीतार्थक शब्द क्या है? एक क्वेश्चन ले लिया है बीच में। संक्षेप का अगर मैं विलोम शब्द देखता हूं तो संक्षेप का विलोम शब्द क्या होता है? अगर कोई चीज कम में लिखी गई है तो ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस चीज को विस्तार देना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, डॉट डॉट ने ही मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया है। कौन सी ऐसी भाषा है जिसने लिखित रूप को प्रदान किया है? क्या आप बच्चे कमेंट कर पाओगे? क्या आप बच्चे कमेंट कर पाओगे? बताइएगा, जितने भी परिवार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया, क्या बात है कि डॉट डॉट ने ही मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया है। लिपि ने किया है, श्रवण ने किया है, बोली ने किया है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर किसके साथ जाएगा दोस्तों? आंसर जाएगा लिपि ने किया है। लिपि ने ही मौखिक भाषा को लिखित, कोई लिपि होगी, जैसे अगर मैं हिंदी की बात करता हूं तो ये लिपि है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का परीक्षण के समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का परीक्षण के समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचालिकता, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति। अगर केवल मुहावरे और लोकोक्ति पर हम डिपेंड हो जाएंगे तो क्या वो परीक्षण सही होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा। क्या केवल वर्तनी होना चाहिए? क्या केवल वाक्य होना चाहिए? नहीं हो सकता। वर्तनी नहीं हो सकती, मुहावरे नहीं हो सकते। हाँ, हिंदी भाषा का संपूर्ण सौंदर्य होना चाहिए, इसलिए ये सबसे पॉजिटिव आंसर जाएगा, और पॉजिटिव के लिए हमें पॉजिटिव बिंदु पर ही चर्चा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि, ये शायद मैंने अभी कराया है कि बच्चों के लिए एक गतिविधि जो सबसे महत्वपूर्ण है, सीखने के लिए अच्छा बनाती है, वो संवाद हो सकता है, निर्देश, व्याख्यान, पुरस्कार नहीं दे सकते आप। यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई होती है वो संभाव्यता किससे ग्रसित होते हैं? वो किससे ग्रसित होते हैं? जिनको कठिनाई होती है लिखने में। तो याद रखिएगा कि उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? डिसेबिलिटी कहा जाता है। और उसको अगर डिसेबिलिटी कहा जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा? लेखन अक्षमता कहा जाएगा। और लेखन अक्षमता को क्या कहा जाता है ये भी आपको बता दें, ग्राफिया कहा जाता है, डिसग्राफिया कहा जाता है। क्या? डिसग्राफिया कहा जाता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खेल विधि कौन सी नहीं है? अब की बार ऑप्शन चेंज है, पिछली बार आगमन विधि था, अब की बार ऑप्शन चेंज कर दिया है, ध्यान दीजिए। इसमें कौन सी ऐसी है जो खेल विधि नहीं है? किंडरगार्टन विधि खेल विधि है, डाल्टन विधि खेल विधि है, मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी, इसके डाल्टन पाखस्ट हैं, इसके हैं फ्रॉवेल हैं। व्याख्यान विधि के इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये व्याख्यान विधि खेल विधि में नहीं आती है। नेक्स्ट, लिखने और पढ़ने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके ही सीखे जाते हैं। पढ़ने सीखने की तुलना में लिखना जटिल है। एंड लास्ट वन कि पढ़ना और लिखना सामान्य रूप से अंतः संबंधित है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि मैं ये कह सकता हूं 60 नंबर का कि जो आप देख रहे हैं उसमें अंतः संबंधित वाला आंसर सबसे बढ़िया होगा कि पढ़ना लिखना समान रूप से अंतः संबंधित है, कि जैसे जैसे पढ़ता है वैसे वैसे लिखता है। दोनों की कहीं ना कहीं मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, और दोनों अंतः संबंधित क्रियाओं के द्वारा ही सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यह क्वेश्चन व्याकरण का ले लिया है, कोई बात नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन में शायद 2 क्वेश्चन डाले गए हैं व्याकरण के। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कमल, लेखनी, पुस्तक, निबंध। स्त्रीलिंग नहीं है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये क्वेश्चन भैया गलत है। मैं इसको यहां पर कर देता हूं, मैं इसको यहां पर कर देता हूं आग। अब बताओ, अब क्वेश्चन है सही, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका अब आंसर जाएगा डी के साथ। आग हमारा स्त्रीलिंग है, लेखनी स्त्रीलिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, लेकिन निबंध लिखा जाता है, ये आपका हो जाएगा। 62 नंबर है पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा। सर जी कल का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कौन कह रहा है? अभी हो सकता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्वेश्चन दोस्तों। ये कह रहा है कि बालकों की मौखिक रूप से भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका है पढ़ाई पर ध्यान दो। कुछ नहीं हुआ, आज का हुआ कल का देखा जाएगा। 62 की बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर विभिन्न संदर्भों में बातचीत की बात की जाएगी, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर बातचीत करते हो तो सबसे बढ़िया तरीका है, संवाद करते हो तो ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पर है। 63 देखिए क्या कह रहा है, 63 देखिएगा क्या कह रहा है। 63 यहां पर यह कह रहा है कि शिक्षण कार्य के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ये बताओ, शिक्षण कार्य है और शिक्षण कार्य होगा तो कम से कम आप अकेले तो कर नहीं सकते हो, कम से कम 2 लोग होंगे तभी होगा, तभी आप अपनी अभिव्यक्ति को उजागर कर पाओगे। 2 या 2 से अधिक लोग, कम से कम 2 होने चाहिए, फिर तो ज्यादा कितने ही हो, अकेले नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे। शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। और यह क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना पड़ेगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने आपको बता दूं, आने वाले 30 क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत तेजी से चलेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। 64 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी हिंदी शिक्षण के लिए बहुत एकदम से जबरदस्त तरीके से, मनोविज्ञान शिक्षण के लिए एक आपका सोने का सिक्का समझ लीजिएगा। जॉन डीवी से 2 क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्लेषण विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल टू रूल चलता है क्या? आगमन विधि। रूल टू एग्जाम्पल चलता है निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की तरफ आगमन विधि। वैज्ञानिक विधि आगमन विधि। व्याकरणिक विधि निगमन विधि। विश्लेषण विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो विश्लेषण विधि को जानते हैं हम किसको? प्रश्नोत्तर विधि के साथ। और प्रश्नोत्तर विधि के जनक बताइए जरा हमें कौन है, एक बार कमेंट कीजिएगा कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए रुचिकर विधि हो सकती है। कौन सी ऐसी विधि है जो रुचिकर हो सकती है? जरा कमेंट कीजिएगा। रुचिकर विधि हो सकती है दोस्तों, जरा कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए कहानी, खेल, डाल्टन, ये सभी क्या है? ये खेल के अंतर्गत है और खेलों में बच्चा सीखेगा, तो इसलिए ऑल एबव हो जाएगा। नेक्स्ट, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन लिया है। माइंड देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन रखने वाले का, एग्जाम में क्वेश्चन रखने वाले का माइंड देखिए साहब, कि अंग्रेजी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता हिंदी भाषा पर प्रभाव डालती है। अंग्रेजी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता हिंदी भाषा पर प्रभाव डालती है। कैसा प्रभाव डालती है? कैसा डालती है? आंशिक सकारात्मक डालती है क्या? नकारात्मक प्रभाव डालती है? सकारात्मक डालती है या शून्य डालती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, भाई मैथमेटिक्स का तो मैंने पूरा पेडागोजी करा दिया है और बता रहे हैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करवाइएगा। कराया नहीं, अभी परसों ही तो मैंने कराया है। और नई हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। नई प्लेलिस्ट में लगभग 12 से 15 वीडियो हमने नई ऐड की हैं, उसको देखिए। नकारात्मक क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा क्योंकि जब इंग्लिश आ रही है और वो हिंदी की बात कर रहा है, तो हिंदी पर इंग्लिश का पलड़ा अगर भारी होगा तो हिंदी का पलड़ा डाउन होगा, इसलिए नकारात्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ 68 नंबर बहुत ध्यान से देखना है। और 68 के आगे शायद 2 या 4 क्वेश्चन के बाद फर्क समझाऊंगा कि बीएस ब्लूम क्या कहते हैं और जॉन डीवी क्या कहते हैं। बीएस ब्लूम ने भी शिक्षा को 3 भागों में बांटा है और जॉन डीवी ने भी 3 भागों में बांटा है। इनके 3 भागों में 2-2 सेम है, लेकिन एक एक क्या है? इनका अलग है। एक एक सबको अलग जानना पड़ेगा। जॉन डीवी का एक कौन सा अलग है और दूसरा कौन सा अलग है, समझिएगा। सबसे पहली चीज, बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। वो कौन से है? तो ये याद रख लीजिएगा कि शिक्षक है बीएस ब्लूम के अनुसार,
शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम है बीएस ब्लूम के अनुसार, और शिक्षार्थी है। ये अगर पूछे तो ये क्या है, ये बीएस ब्लूम का है। और कौन सा नहीं है, तो ये समाज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया क्या है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया ये है। कौन सा नहीं है शामिल, तो ये समाज नहीं है शामिल। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा ध्यान से, इस चीज को बहुत ध्यान से। आगे मैं जॉन डीवी का जब क्वेश्चन लूंगा तो उनमें से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। शायद मैं ले लेता हूं यहीं पर, अगर मिल जाए, अगर मिल जाता है तो मैं ले लेता हूं। चलिए अभी मैं आगे देख लेता हूं उसको, ठीक है, मिलेगा अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है, छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के दौरान पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है। अगर कोई भी छात्र अध्यापक है, कोई छात्र को पढ़ा रहा है, तो उसको पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वहां पर जो एग्जाम में आंसर मारना है वो 10 मिनट मारना है। क्या, जब पुनः पाठ योजना तैयार करेंगे। अगला 70 कह रहा है कि शिक्षण कार्य करने से पूर्व एक शिक्षक चिंतन करता है। शिक्षण कार्य करने से पूर्व एक शिक्षक चिंतन करता है। क्या करता है चिंतन, बताओ क्या चिंतन करता है, क्यों क्या पढ़ना है, कैसे कितना किसको पढ़ाना है, कब तक क्या किस लिए पढ़ना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये तो सारे आंसर सही लग रहे हैं। और भाई ये सारे आंसर अगर एक टीचर को समझ में आता है तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए आंसर किसके साथ जाएगा, डी के साथ। भैया क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसका उद्देश्य क्या है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है वो भी पता होना चाहिए, कब तक पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, उद्देश्य पता होना चाहिए। इसलिए आंसर डी चला जाएगा। 71 देखिएगा कि बालकों में शुद्ध शब्द लेखन के विकास में उपयोगी विधि कौन सी है। शुद्ध शब्द कैसे लिखेगा बच्चा। और अगर वर्तनी की दृष्टि से अगर कोई भी क्वेश्चन हमें सही करना है तो वो हमेशा याद रखिएगा कि शुद्ध लिखने के लिए जो श्रुत है, श्रुत का मतलब होता है सुनना, और अगर कोई चीज सुनकर लिखी जाएगी तो मैं ये कह सकता हूं कोई भी चीज सुनकर लिखी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया वर्तनी का एक उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन की शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, समग्र मूल्यांकन की शैक्षिक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है। शारीरिक स्वास्थ्य आता है, जीवन कौशल अभिवृत्तियां आता है, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आता है, बालक का अकादमिक विकास आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अंतर्गत क्या आएगा, तो बच्चे का अकादमिक विकास आएगा। ये बात दिमाग में रखना है क्योंकि हम सतत और समग्र मूल्यांकन कर रहे हैं, वो भी किसका, शैक्षिक क्रिया का। और वो किसका, उसके कहीं ना कहीं चरित्र पर असर पड़ेगा, उसका जो अपना अकादमिक जो क्षेत्र है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसी का तो हम मूल्यांकन करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय विधि का उपयोग करता है। कौन सी विधि का उपयोग आप करेंगे या कौन सा विधि आप अपनाएंगी। आप एक एज अ टीचर के रूप में अगर हम आपसे बात करें तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है कि आप जिस समय पढ़ा रहे होंगे या पढ़ा रही होंगी तो बालकों के स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे, बालकों के छोड़ को अपने स्वयं के विवेक के अनुसार, बालकों के विवेक के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्वयं के विवेक के अनुसार पढ़ाएंगे या बालकों के स्तर के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बालकों के स्तर के अनुसार पढ़ाएंगे, विवेक नहीं इसमें काम करेगा। बच्चों का स्तर क्या है, बच्चों की आयु क्या है, बच्चों का शैक्षिक एक क्राइटेरिया क्या है, इसको समझना होगा। कुल किताबों में इस क्वेश्चन को ये दिया गया है जो गलत है। भाई स्वयं के विवेक के अनुसार अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो मैं तो आप सामने वाले को देखूंगा ही नहीं कि बच्चा किस लेवल का है, क्या एज है उसकी, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, क्या सिलेबस से बाहर है। नहीं, ऑप्शन आएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए, भागिए मत, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लास्ट के 10 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो मेरा हिसाब है कि पढ़ना सर बेकार है, पढ़ना व्यर्थ है। मुझे भी लगता होगा कि आपको भूख लगी होगी, आप कोई काम कर रहे होंगे या कर रही होंगी। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुद्ध उच्चारण के लिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, VIMP क्वेश्चन है। एक यंत्र होता है और एक यंत्र होता है जिसको मैं आपको बता दूं लिंगुआ फोन कहते हैं। लिंगुआ फोन आप उस पर डालिएगा गूगल पर, उसको चित्र आप देखिएगा, उसका चित्र बनकर आ जाएगा। एक पुराने जमाने का यंत्र माना जाता है, VIMP है। अगर भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है वो लिंगुआ फोन है। अगला क्वेश्चन 75। नेक्स्ट कह रहा है कि चिंतन अनिवार्य रूप से गतिविधि है। चिंतन अनिवार्य रूप से गतिविधि है। चिंतन दोस्तों कहां पर, थिंकिंग की बात कर रहा है। चिंतन थिंकिंग,
और जो थिंकिंग होंगे वो थॉट्स होंगे आपके, कहां पर आएंगे, वो थॉट्स जो होंगे आपके वो आएंगे आपके माइंड में, और ये संज्ञानात्मक गतिविधि होगी। 76 निर्माणात्मक परीक्षण किस विधि का परीक्षण है? जो निर्माणात्मक परीक्षण है वो किस विधि का परीक्षण है, किस प्रकार का परीक्षण है? तो जो निर्माणात्मक परीक्षण है ये दोस्तों आपका मौखिक परीक्षण है, ये आपको याद कर लेना है। मौखिक यानी जो मौखिक अभिव्यक्ति के सामने हम चीजों को उजागर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 77, बहुत सुंदर सा है, बहुत आसान है, बहुत चिंदी सा प्रश्न है। देखिए कह रहा है आपसे कि भाषा का मुख्य कौशल क्या है? तो भाषा का जो मुख्य कौशल होता है वो लिखना होता है, सुनना होता है, पढ़ना होता है, बोलना होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर 77 का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, निगेटिव वाला क्वेश्चन पूछा है, मुझे उम्मीद है कि आप लगा लोगे। अब ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए बच्चों से, गलती से गलत हो सकता है। देखिए व्यवहारिकता विशेषता नहीं है, ये व्यवहारिकता तो होनी चाहिए। देखिए मूल्यांकन आप कर रहे हैं, व्यवहारिकता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता ये भी होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, लेकिन सरलता की कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आप इसमें लिप्त पाए जाए कि आपने किसी बच्चे के साथ सही नहीं किया है, तो सरलता नहीं, सभी के मापदंड जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, रूल सबके लिए समान होने चाहिए। सरलता नहीं, जो विधि है उस पर ही आप अटल रहें। अगला, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? व्याकरण शिक्षण की दोस्तों मुख्य विधि क्या है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें आपको दोनों विधि पर हमारा आंसर जाएगा। आगमन निगमन, आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? एक बार कमेंट कीजिएगा फटाफट। आगमन निगमन विधि के जनक कौन है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। खोज विधि के जनक कौन है? ये मैं बता देता हूं। खोज विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, ठीक है ना, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। और इसका आपको बताना है कि आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, बहुत शानदार क्वेश्चन। सूक्ष्म से स्थूल की ओर दोस्तों आपको बताना है। देखो जब क्वेश्चन में पूछा जाए स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होता है आगमन। अब ये बताओ, इसमें उल्टा है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल, तो निगमन हो जाएगा, क्योंकि आगमन निगमन का उल्टा होता है। कितने बच्चे सहमत हैं बताइएगा? आगमन निगमन से उल्टा होता है। जब स्थूल से सूक्ष्म आगमन है तो सूक्ष्म से स्थूल निगमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब चाहिए आपसे, जवाब चाहिए दोस्तों। और आपसे कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है? अरस्तु, ठीक बात है। आगमन, सुकरात और निगमन प्लेटो। ये क्या हुआ भाई? सही आंसर दो। सभी बच्चे अगर एक आंसर दे रहे हो तो सही आंसर दिया करो। शिक्षा के उद्देश्यों का जो निर्माण किया है, वर्गीकरण किया है, वो बीएस ब्लूम ने किया है। और बीएस ब्लूम ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें मैंने मनोविज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको कि कितने स्टेजेस होने चाहिए। और अगर आप नहीं पढ़ा है तो बीएस ब्लूम से क्वेश्चन आता ही आता है, बच्चों को पता ही होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन में अभी जो जॉन डीवी वाला है मैं बताऊंगा। बीएस ब्लूम ने शिक्षा के वर्गीकरण में आपको क्या लिया था? शिक्षक लिया था, ठीक है ना, शिक्षक लिया था, एक बच्चा था जो स्टूडेंट है, और एक पाठ्यक्रम था, है ना, इस तरीके से लिया था। तो इसलिए हम अभी डीवी वाला भी बताएंगे कि जॉन डीवी के अनुसार क्या था। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देनी चाहिए, तो बालक को जो है, अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मदर लैंग्वेज की भी बात करेंगे, मदर टंग की बात करेंगे, और मदर टंग है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? कितनी बार आपको बताया होगा, लेकिन आज मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। आज मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो विद्यार्थी करता है आगमन विधि का, क्योंकि आगमन विधि है दोस्तों एग्जाम्पल टू रूल। क्यों है? क्योंकि यह है दोस्तों आपकी वैज्ञानिक विधि, और वैज्ञानिक विधि का ही तो हम आयोजन प्रयोगशाला में करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं साइंटिफिक रीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई बताओ। चलिए भैया बताइए। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय आप किसे सर्वोपरि मानते हैं? लिखित प्रश्न पत्र को पाठ से देखकर सुलेख लिखना,
बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता, तो मैं ये कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर संदर्भों में प्रयोग की भाषा का अगर एक अवसर के रूप में आपने नहीं देखा तो चीजें गलत है। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन की संख्या, अपनी पुरानी भाषा में अगर आते हैं व्याकरण में, अपन व्याकरण स्टार्ट करने वाले हैं रात के 8 बजे वाला, ये पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, माफी चाहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस व्याकरण में आने वाले हैं, जिसमें जोरदार घमासान करेंगे। जो 15-15 क्वेश्चन तो आपके सीटेट में भी लागू होंगे, और बाद में जो बच्चे दूसरे एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लगे हुए टेट एग्जाम, अदर टेट एग्जाम में पूरा व्याकरण पूछा जाता है, उसमें पूरे में पूरे नंबर आंसर जाएगा किसके साथ, 33 के साथ। व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, 11 हैं, और 33 कितने हैं, व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। गलत बात। हमारी पाठ योजना से पहले ही प्रस्तावित है, सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने में आधारभूत माध्यम है। तो मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक स्तर पर अगर बातचीत किया जाता है तो या तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा या तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो याद रखिएगा कि बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, बातचीत करने का मतलब है कि जो सीखी हुई पूर्व बातें हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए एक आधारभूत माध्यम है, एक पूरी तरीके से बेहतर आंसर है। अगला क्वेश्चन, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई यानी प्राथमिक सार्थक इकाई क्या है? भाषा की प्राथमिक सार्थक इकाई क्या है, कमेंट कीजिएगा। भाषा की प्राथमिक सार्थक इकाई क्या है, कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। 87 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो चला जाएगा, प्राथमिक सार्थक इकाई जो होती है ना वो वाक्य नहीं होती, शब्द होती है। ये याद रखिएगा, हमसे इकाई पूछ रहा है भाषा, और भाषा अक्षर से नहीं दोस्तों, भाषा शब्द से बनती है, शब्द से बनती है। हमसे जब पूछा जाता कि सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि से संबंधित या वर्ण से संबंधित या हिंदी की पूछता तो वो एक अलग मैटर। जब हिंदी का पूछता तो मैं वर्ड लगाता, अच्छा लगाता। जब भाषा का पूछेगा तो मैं शब्द लगाऊंगा। हमेशा याद रखिए, सबसे छोटी इकाई में भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए आपका जो शब्द होगा वही होगा। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं, ये कैसा क्वेश्चन? गद्य में प्रयोग होता है परंतु पद्य में नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वह कौन सा वाचन है, तो मैं ये कहूंगा, मैं आसानी से आपको बताऊं कि गद्य पद्य में अंतर क्या होता है। बहुत आसान है कि गद्य में होता है आपका कोई लय नहीं होती, पद्य में आपकी लय होती है। 88 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? मौन वाचन के साथ। देखिए गद्य में क्या है कि गद्य में आप मौन वाचन कर सकते हो, किताब खोलकर पढ़ सकते हो। लेकिन पद्य में दोस्तों आपकी कविता आती है और गद्य में कहानी आती है, तो कहानी आप मौन तरीके से चुपचाप पढ़ सकते हो, लेकिन कविता को दोस्तों आप नहीं पढ़ सकते। कविता तो दोस्तों आपको लय के द्वारा प्रकट करनी पड़ेगी। पढ़ सकते हो लेकिन इसका मतलब है कि आपको क्लासरूम की बात कर रहा है, और वो क्लासरूम में कविता कहीं ना कहीं लय से होगी, और लय दोस्तों आपके मुख से आवाज होगी तभी होगी। इसलिए हमारा अंतर क्या है, यही है। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो दल शिक्षण का मतलब समझते हो, जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो तो ही हम एक समूह बनाते हैं, और एक से चीजें जब अधिक होंगी तभी हम कह सकते हैं दल शिक्षण में शामिल होगा। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक कौन है? सर्वाधिक सहायक कौन है ये आपको बताना है। लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के नाम। हर बहन हर भाई के माता पिता को एक बार फिर से जय हिंद मेरा। और दोस्तों आपके सपनों के लिए आपके परिवार ने बहुत मेहनत करी है, अब थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा कदम और रखना पड़ेगा एक सरकारी सीट पर एक बेहतरीन रिजल्ट। एक बार चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चीजें यहाँ पर समाप्त नहीं होती। जो भी मिलेगा वो राष्ट्रहित में निःशुल्क मिलेगा, और लेकिन जितना मिलेगा वो सॉलिड मिलेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है तो वो है परस्पर बातचीत। क्या है? परस्पर बातचीत है ना, बताइए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, सड़क को सरक बोलते हैं, तो ये बताइए इसका आंसर कैसे जाएगा? इसमें संभावित कारण क्या है? इनमें संभावित कारण क्या है दोस्तों? सड़क को सरक क्यों बोलते हैं? सड़क को सरक, बाल्टी को बांटी, इस तरीके से अगर कोई भी बच्चा बोल नहीं पा रहा, छोटा बच्चा है, उस चीज से वाकिफ नहीं है, तो ये होगा उनकी मातृभाषा का अभाव। उनकी मातृभाषा का अभाव हो जाएगा। हिंदी ना आना गलत बात, लापरवाही, सुनने में समस्या, ये गलत बात। सुनने में समस्या क्या मतलब? बोलने की बात कर रहा है। 90 का बी, अरे 90 का नहीं 91 का मारो, 91 का हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगला 92। 92 क्या कह रहा है कि बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों की लेखन क्षमता में अगर आकलन करना है, विचारों की स्पष्टता होना जरूरी है, मौलिकता होना, कल्पनाशीलता, मानक वर्तनी। तो लेखन क्षमता के लिए देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो मानक वर्तनी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सबसे कम होगा। मानक वर्तनी, वर्तनी तो हो सकता है लेकिन मानक, मानक का मतलब बिल्कुल इष्ट है कि यही वाला होना चाहिए तो यही होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन जाएगा डी के साथ। विचार अगर आपको दिख रहे हैं, वर्तनी थोड़ा सा गलत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेखन क्षमता का मतलब होता है, लेखन क्षमता का आकलन का मतलब होता है कि बच्चे में कल्पनाशीलता है, सोच पा रहा है, बच्चे में जो लिख रहा है उसमें मौलिकता है, विचार उसके कैसे हैं, कहीं ना कहीं उसको परखा जाएगा। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेडागोजी देखिए ऐसे पूछी जाती है, अगर क्वेश्चन को देखें तो आपको यहां मिलेगा और वो चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। देखिए पाठ्य की भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे कम महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या होगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होगा, आकर्षक चित्र होगा, या मैं कह सकता हूं अभ्यास में बहुलता होगी, कागज की गुणवत्ता होगी। तो यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा बताइए, फटाफट बताएंगे 93 का। चलिए धन्यवाद। 93 की अगर बात करूं तो इसमें एनसीईआरटी मारती है, ऑप्शन नंबर ए मारती है। तो इसको आपको याद रखना है कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो है इसका कहीं ना कहीं पॉइंट बनता है। पाठों का क्या हो जाएगा, उद्देश्यपूर्ण चयन क्या बनता है, एनसीईआरटी आंसर है ये। लेकिन जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो अभी अगला क्वेश्चन जब आए, यानी अगली बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको कागज की गुणवत्ता से ही परखना है, वहां पर चीजों को नहीं मारना है। नेक्स्ट, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। भाषा की कक्षा में कहानी अगर सुनाना है दोस्तों तो मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास करना, बच्चों का मनोरंजन, यहां बच्चों लिखा है, बच्चों का मनोरंजन कराना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन जाएगा कल्पनाशीलता की मूल उद्देश्य कहानी का है यहां पर उनकी कल्पना को जागृत करना। आई एम राइट। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है, कमेंट कीजिए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है, 95 नंबर का आंसर जाएगा दोस्तों। तो 95 नंबर का जो आंसर जाने वाला है वो है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, और पहले अगर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो व्याकरण शिक्षण हमेशा आगमन विधि पर चलता है, एग्जाम्पल टू रूल चलता है। हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है दोस्तों, 96। अभी थोड़ी ही देर में 20 मिनट में एक नोटिफिकेशन आपको आएगा, एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत अहम जानकारी है आपके एग्जाम की, ठीक है। 96 का क्या मतलब है, टेलीग्राम पर नजर बनाए रखना और चैनल को चेक करते रहना। थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट के अंदर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है, तो 96 का जो आंसर जाएगा वो सुनना और बोलना। सुनना और बोलना ये आधारभूत कौशल है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो में ईमानदारी से बने रहने के लिए धन्यवाद। और ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो ईमानदारी से क्या कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राष्ट्र हित में वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर ले। तो 4 दोस्तों को हर बहन जोड़ ले, 4 दोस्तों को हर भाई जोड़ ले, क्योंकि हर घर में इस बार सिलेक्शन होना चाहिए। और फिर जब सिलेक्शन हो जाए तो उन 4 से और अपने आप को खुद को इस चैनल से अलग कर लेना, अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। मैं ये हमेशा कहता हूं, ये कोई नहीं कहेगा, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि सिलेक्शन ले लो, अहम मुद्दा है सिलेक्शन, इसके बाद दूर हट जाना, क्योंकि बच्चे तो आते ही रहेंगे। हमेशा हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हमेशा आप भी नहीं पढ़ेंगे, ये बात बार बार रिपीट करता हूं। समग्र भाषा, यहां समग्र है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा 97 का आंसर आपको बताना है। सभी भाषाओं को सीखने पर बल देगी, तो सभी भाषाओं को सीखने पर बल देगी, क्योंकि समग्र का मतलब सभी भाषा। 98 देखिए, जवाब दीजिएगा। 98 देखिएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। 98 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होना चाहिए, भाषा की कठिन भाषा को सरलता से समझना, भाषा के मानक रूप को पूर्णतः आत्मसात करना, जो आत्मसात का मतलब होता है आत्मसातीकरण, जो हमने पियाजे वाले पार्ट में पढ़ा था।
भाषा के व्याकरण के नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना या भाषा के विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना। तो एक से ज्यादा आंसर इसके लग रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रयोग की क्षमता का विकास करना, यही याद रखना। पूर्णता एक निगेटिव है, पूर्णता एक निगेटिव है, कठिन भाषा ये निगेटिव है कि गलत हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं, कभी भी शारीरिक विकास नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। और दोस्तों ये रहा 100 क्वेश्चन। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है, द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है ये आपको बतानी है। बहुत ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन पर नज़र रखनी है, जिनका कल एग्ज़ाम है, जिनका आने वाला एग्ज़ाम है। नोटिफिकेशन में बहुत अहम जानकारी है, तुरंत अभी आ रही है वीडियो, परेशान ना हो, एकदम से फटाफट। चलिए, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है दोस्तों, द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है वो व्याकरण अनुवाद है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। चैनल को देखिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्र हित में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पहली बार हैं, अगर आपको शिक्षक या शिक्षिका बनना है तो आपको तुरंत यहां पर सभी का प्यार स्वीकार है, सभी का प्रणाम स्वीकार है, सभी को मेरी तरफ से आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोक कर जय महाकाल। और सभी को दोस्तों बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। आपके परिवारों में खुशहाली हमेशा रहे। और दोस्तों याद रखना है कि जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि अपना अपना एक ऐसा टाइम टेबल सेट करिएगा। कोई टाइम टू टाइम नहीं पढ़ना है, बस 4 घंटे का टाइम टेबल सेट करिएगा और उन 4 घंटों में आपको लगना ही पड़ेगा। हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बड़े फैन हैं, आपकी आवाज अच्छी, आप जो मेरा अच्छा है वो सब आपका अच्छा है, ठीक है। इसलिए कुछ भी नहीं इस समय आपको सोचना है, केवल आपको पढ़ना पड़ेगा। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे ही मस्त रहिएगा, हमेशा खुशहाल रहिएगा और हमेशा अपने आप को एक मोटिवेशन, एक ऊर्जा से भरे रखिएगा। जय हिंद।